हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और आप सभी अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ने को एकदम रेडी हैं। तो चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं क्या है। तो पहली न्यूज़ जो है वो है कि हाउस मच रिजर्वेशन डज द नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रोवाइड फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़। देखो, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो किया है जिसमें आप आराम से देख सकते हो मेरे यूपीएससी बाई पढ़ो अब चैनल पर जाके। ठीक है, अभी के लिए हम देख लेते हैं कि 33% रिजर्वेशन की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या है, इसको अभी जो बिल फेल हुआ है वुमेन रिजर्वेशन का, इससे कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये 2023 का था। कब का? 2023 का। ठीक है, इसने प्रावधान किया था कि 33% सीट, ठीक है, 33% सीट्स लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज़ में वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। किसके लिए? वुमेन के लिए। ठीक है, तो बात ये था कि ये रिजर्वेशन कब से दिया जाएगा। तो सरकार ने बोला था कि 2027 का जो सेंसस होगा, 2027 का जो सेंसस होगा, इसके बाद जो भी फर्स्ट इलेक्शन आएगा उसके हिसाब से वहाँ पर पहली बार हम इस वुमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर सरकार को अब हाल ही में लगा था कि हम क्यों ना इस 2027 के सेंसस को हटा के 2011 के सेंसस के हिसाब से करा लेते हैं। ठीक है, और अभी जितने भी इलेक्शंस आएंगे सब में उसी हिसाब से हम रिजर्वेशन दे देंगे। तो ये एक मुद्दा था जो अभी न्यूज़ में था। ठीक है, तो अभी के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसको 16 तारीख को, इसको आपको ये बहुत याद रखना है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़ होने वाले हैं। 16 अप्रैल को ही इसको नोटिफाई कर दिया गया है गजट में। ठीक है, जो भारत का राजपत्र है वहाँ पर इस एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया है, मतलब ये अब लागू हो चुका है। मगर अब आगे इसका क्या फेट होगा ये देखना पड़ेगा कि सरकार इसके बारे में क्या बोलती है, कि क्या उसको रद्द माना जाएगा या फिर वो 2027 के बाद जब सेंसस कंप्लीट हो जाएगा तो पहले इलेक्शन से लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में आया था, मतलब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, उसको कौन सा संशोधन बोलते हैं? 106वां। तो वो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 16 अप्रैल को इसको सरकार ने नोटिफाई कर दिया था। ठीक, इसके बाद क्या हुआ कि सरकार एक बिल लेके आई 131st अमेंडमेंट का, जो कि फेल हो गया है सदन में, मतलब लोकसभा में फेल हो गया। तो इसके साथ 2 बिल और आए थे जो कि डिलिमिटेशन करने वाले थे, वो भी लैप्स हो गए हैं लोकसभा में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अभी के लिए क्या है कि 106वां संविधान संशोधन जो था वो महिला आरक्षण से संबंधित था, जो कि 33% आरक्षण का प्रावधान करता था लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में। ठीक है, चलो, तो 3 बिल्स कौन कौन से आए थे? पहला था कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, दूसरा यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल और तीसरा डीलिमिटेशन बिल। डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, जो भी आपकी सीटें हैं ना, सीटों को फिर से बांटना। ठीक है, ऐसे समझो, सीटों को फिर से बांटना, ये जो प्रक्रिया होती है ना, इसको हिंदी में परिसीमन कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? परिसीमन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही इंग्लिश में डिलिमिटेशन कहते हैं, जिसमें हम सीमाओं को फिर से बांटते हैं ताकि जो जनसंख्या है उसके हिसाब से सीटें बराबर हो जाए। ठीक है, अधिक डिटेल के लिए मैंने जो आपको वीडियो बताया यूपीएससी में पढ़ो अब चैनल पर, आप वहाँ जाकर जरूर देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की गई हैं। अगली न्यूज़, अगला इसमें क्या हम जानकारी जरूरी है आपके लिए कि हमारे यहाँ पे भारत में लगभग 15% महिलाएं जो हैं वो सदन में है, मतलब लेजिस्लेचर का पार्ट है, जबकि ये दुनिया के अन्य देशों में 45% से भी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि स्वीडन और नॉर्वे में 45% से ऊपर है, साउथ अफ्रीका में 45% से ऊपर है, मगर जापान में 10% है, तो हमसे पीछे जापान है, आपको बस याद रखना है। अगली न्यूज़ है, हु रिलीज द एंथोलॉजी टाइटल दिव्य भारत अ विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया। देखो, ये टूरिज्म से रिलेटेड है। किससे? टूरिज्म से रिलेटेड है, और इसे नीति आयोग के जो सीईओ हैं, जिनका नाम क्या है, सुमन बेरी साहब, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो देखो हुआ क्या कि नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, नाम क्या है इनका, सुमन बेरी, इन्होंने रिलीज़ किया है दिव्य भारत ए विंडो टू द सोल ऑफ इंडिया। ये टूरिज्म एंथोलॉजी, मतलब टूरिज्म से रिलेटेड एक बुक है, ऐसे मान लो। ठीक है, चलो, किससे रिलेटेड है या किस चीज़ को प्रमोट करती है? तो टूरिस्ट बूस्ट विजन 2029। अगली न्यूज़ है, इन विच स्टेट इज इंडियाज़ फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट बीइंग एस्टैब्लिश्ड। इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए। ठीक है, अगर आगे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप तो इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए कि भारत का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में भी कहाँ पे? तो देखो, गुजरात का जो धोलेरा है ना, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। किसके साथ? तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, TSM इसको बोल सकते हो आप। ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कहाँ पे? धोलेरा,
गुजरात में, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। आपको याद रखना है कि चिप फैब्रिकेशन होता क्या है। तो देखो, जो भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपका फ़ोन हो गया, ठीक है, आपका जो कार है, आपकी कार हो गई, आपकी कार हो गई, तो जो भी एडवांस फीचर वाली चीज़ें हैं जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, वहाँ पर हाई प्रोसेसिंग के लिए आप सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हो, इन्हीं चिप्स के फॉर्म में, इन्हीं चिप्स के फॉर्म में, ठीक है। तो चिप फैब्रिकेशन 3D प्रिंटिंग टेक्निक होती है जो सिलिकॉन वेफर्स पर इन माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स को लगाती है, ठीक है। ये चिप है, तो ये देखो, ये छोटे छोटे सर्किट्स लगे हैं। तो ये जो फैब्रिकेशन होता है ना, इसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ये फैब्रिकेशन करना। क्यों? क्योंकि इसके लिए बहुत ही साफ़ इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है। चलो, अगली न्यूज़ है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ इन अप्रैल 2026, ठीक है। तो देखो, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या कि अभी तक हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले थे, ठीक है। मगर हुआ क्या कि रुपीज़ और जो डॉलर है, इनके बीच में हो गई लड़ाई। तो रुपीज़ और डॉलर की लड़ाई में क्या हुआ कि रुपी की वैल्यू गिर गई, रुपी की वैल्यू गिर गई। तो जब रुपी की वैल्यू गिर गई तो ओवरऑल जो हमारी जीडीपी की साइज़ थी या जीडीपी का जो वैल्यूएशन था वो गिर गया। तो जैसे ही जीडीपी का वैल्यूएशन गिरा, हमारी रैंकिंग गिरी और हम सीधे 6ठे नंबर पर आ गए हैं। कहाँ पे आ गए हैं? 6th नंबर पर आ गए हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो देखो, लेटेस्ट IMF के प्रोजेक्शन के हिसाब से भारत अब 6ठी लार्जेस्ट इकॉनमी है, ठीक है, 6ठी लार्जेस्ट इकॉनमी है। हमसे आगे कौन निकल गया है? UK, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन जो है वो हमसे आगे निकल गया। अभी के लिए हमारी जीडीपी कितने पे है? तो 4.15 ट्रिलियन पर है, ठीक है। दुनिया के टॉप की इकॉनमीज़ देख लो आप। सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर चाइना, देन जर्मनी, फिर जापान और UK। 6ठे पर आते हैं हम, हमारे बाद फ्रांस, इटली, रशिया और ब्राज़ील, ठीक है। चलो, अगली न्यूज़ है कि हाल ही में एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक। कौन सी? दस्तलिक। तो आपसे पूछ रहा है कि ये किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो उज्बेकिस्तान का एक शहर है नमनगान, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। आपको बस याद रखना है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। और साथ ही साथ अभी ये उज्बेकिस्तान में ही ये 7वां इसका संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है। चलो, अगली न्यूज़ है, थ्रू विच मेजर सिटी डज द पोटोमैक रिवर फ्लो। ये स्टैटिक से जोड़ के अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो है क्या राइट आंसर इसका कि वाशिंगटन DC, ठीक है, जो US की कैपिटल है, US की कैपिटल है। कौन सी कैपिटल की? वाशिंगटन DC, ठीक है। ये जो रिवर है यहाँ पे उसे बोलते हैं पोटोमैक रिवर। नाम क्या है इसका? यहाँ से जो रिवर बहती है, पोटोमैक रिवर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अमेरिकन रिवर्स स्टडी। इस स्टडी के हिसाब से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके स्टडी के हिसाब से अमेरिका के सबसे इंडेंजर्ड रिवर 2026 में पोटोमैक रिवर का नाम लिया गया, ठीक है। तो US में सीवेज ओवरफ्लो के कारण या डेटा सेंटर्स के लिए हाई वाटर डिमांड के कारण पोटोमैक रिवर को मोस्ट थ्रेटेंड बोला गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। डेटा सेंटर्स क्या होते हैं? तो जो भी गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो डेटा की प्रोसेसिंग करती हैं AI के लिए या बाकी चीज़ों के स्टोरेज के लिए, वहाँ पर डेटा सेंटर्स का यूज़ होता है। आप ऐसे समझो कि बड़े बड़े डेटा बैंक्स हैं ये, ठीक है, जहाँ पे आपका पूरा डेटा या इन कंपनीज़ के पास जो डेटा है वो ये स्टोर करते हैं। अगली न्यूज़ है, विच एयरपोर्ट इज़ रैंक फर्स्ट इन द स्काईट्रैक्स 2026 क्लीनलीनेस स्टडी, ठीक है। स्काईट्रैक्स 2026 स्वच्छता अध्ययन में किस हवाई अड्डे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है या दिया गया? तो आपका राइट आंसर क्या है? हानेडा हवाई अड्डा। यह हानेडा हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो जापान में। आपने नाम सुना होगा टोक्यो। क्या नाम सुना है? टोक्यो, ठीक है। तो वहाँ पर देखो, स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट से 2026 ने बोला कि टोक्यो का हानेडा एयरपोर्ट ये दुनिया का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट है, ठीक है। दुनिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है हानेडा हवाई अड्डा। कहाँ पे है? टोक्यो में। बात समझ में आ गया? हानेडा 10वीं बार इस पोजीशन पे है, 10वीं बार, ठीक है, 10th टाइम ये इस पोजीशन पर बरकरार है। तो इसका मतलब कि ये बहुत ही हाइजीनिक तरीके से अपने एयरपोर्ट्स को रखते हैं। अगली न्यूज़ है, विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बिन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2026 बाई हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन। ये आपको याद रखना है कि ये सयानी गुप्ता एक एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सयानी गुप्ता हैं, आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2026 हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से एक, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द FIDE वुमेन्स कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट 2026। तो ये कौन है? R वैशाली जी हैं,
ये हैं आर वैशाली, ये पहली महिला बन गई हैं, पहली भारतीय महिला जो इस चैंपियनशिप को जीती हैं। ठीक है, तो फिडे वुमेन्स कैंडिडेट्स 26 टाइटल निकोसिया साइप्रस में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे? साइप्रस में, जो टर्की के पास में है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और वहाँ पे इन्होंने किसको चैलेंज किया? ठीक है, जू वेंजुन को ये चैलेंज करेंगे। ठीक है, चलो अगली न्यूज़ है, व्हाट वाज इंडियाज़ फाइनल पोजीशन इन द फीफा सीरीज 2026। ठीक है, फीफा सीरीज़ 2026 में भारत की फाइनल पोजीशन क्या थी? तो देखो, भारत हमारे यहाँ तीसरा प्लेस वहाँ पे सिक्योर किया है फीफा सीरीज़ में। ठीक है, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया आपको याद रखना है, तो मलावी में ऑर्गेनाइज़ किया है। कहाँ पे? मलावी। और हमने मलावी को हरा कर ही तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, हमने मलावी को ही डिफीट किया है या हराया है। बात समझ में आ रही है? चलो अगली न्यूज़ है, विच प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाय डेवलपिंग कंट्रीज टू डिमांड ग्लोबल फाइनेंस रिफॉर्म्स। तो देखो, दुनिया भर के विकासशील देशों ने हाल ही में बोरोवर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? ग्लोबल फाइनेंस रिफॉर्म्स से उनको रिफॉर्म कराने के लिए ये प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने पहली बार फर्स्ट एवर बोरोवर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू पुश फॉर अ फेयरर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। जो छोटे देश हैं, जो अभी विकासशील हैं, उनके लिए फेयर हो, उनके लिए न्यायपूर्ण तरीके से वैश्विक वित्तीय व्यवस्थाएं चले, उसके लिए उन्होंने बोरोवर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जिसके थ्रू उनका क्या मकसद है या वो क्या करना चाह रहे हैं कि जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो लोअर कर दें अपने बोरोइंग कॉस्ट को, मतलब इनके लिए लोन लेना थोड़ा सा सस्ता हो जाए। ठीक है, लोन्स सस्ते हो जाएं, ये चाहते हैं। इसके लिए अंकटैड एक सेक्रेटेरिएट की तरह काम करेगा। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अंकटैड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब दो। अगली न्यूज़ है, जूलियस मैलेमा हु वॉज रिसेंटली सेंटेंस्ड वॉज ए लीडर ऑफ विच कंट्री। तो ये देखो कहाँ के लीडर हैं, साउथ अफ्रीका के अपोजिशन लीडर थे जिनका नाम है जूलियस मालेमा। ये EFF के हेड हैं। ठीक है, इनको हाल ही में जेल की सज़ा सुनाई गई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए थे जो देश के हित में नहीं थे या देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते थे। इस वजह से इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, हैव अ गुड डे।